हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का जो आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट है, यानी कि साइंस के जितने भी आप लोगों के अंतर हैं यानी कि डिफरेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे कि आप लोगों का सभी चैप्टर से है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बाबू, ये आप लोगों का साइंस फिनिश हो जाएगा। जितने भी अंतर डिफरेंट से पूछे जाते हैं सभी आप लोगों का एक ही मतलब वीडियो में आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे, आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझाएंगे। और हाँ, बता दें कि इस वीडियो में आप लोगों को कौन कौन सा अंतर बताएंगे, यानी कि कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। देखो, एरोमेटिक और एलोफेटिक में अंतर रहेगा, और आप लोग का श्वसन और दहन में अंतर रहेगा, रुधिर और लसिका में रहेगा अंतर, और धमनी और शिरा में रहेगा, स्वपरागन और परपरागन में रहेगा, आलैंगिक और लैंगिक जन्म में अंतर रहेगा, और डीएनए और आरएनए में अंतर रहेगा, और प्रभावी और अप्रभावी में रहेगा, समयुग्मी और युग्मनी और विषम युग्मजी में रहेगा, यानी कि और फिर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में भी रहेगा। यानी कि ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। बस इतना अंतर आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10th साइंस में, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में भी इसी में से अंतर आप लोग के पूछे जाते हैं, ठीक है। जो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको आगे बताते चलेंगे और आसान शब्दों में आप लोगों को समझाते चलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक आ जाता है एरोमेटिक और एलोफेटिक यौगिकों में अंतर, यानी कि कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट क्या होता है उनको बताना है। तो पहला पॉइंट जो एरोमेटिक में क्या होगा कि ये संवृत्त श्रृंखला युक्त यानी कि सर्कल ऑफ क्लोजिंग चैन होते हैं, यानी कि ये बंद श्रृंखला होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, ये बंद श्रृंखला होते हैं। और ये विवृत श्रृंखला युक्त होते हैं, यानी कि ओपन, यानी कि ये खुले हुए श्रृंखला युक्त होते हैं, ओपन चैन होते हैं, ठीक है। ये पहला डिफरेंट हो जाएगा। और चलिए दूसरा इसका अंतर बता देते हैं। और जो इसमें दूसरा पॉइंट है, यानी कि किसमें, एरोमेटिक में, कि इन यौगिकों में एकल तथा द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं, और इन यौगिकों में, इसमें जो है इन यौगिकों में एकल तथा द्विबंध किसी भी क्रम में हो सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा डिफरेंस, कि ये यौगिकों धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। और जो तीसरा हो जाएगा कि ये यौगिक क्या होते हैं, बिना धुएं की चमकदार ज्वाला के साथ जलते हैं, इसे ये तीसरा हो जाएगा। जो चौथा हमारा पॉइंट है कि ये कम क्रियाशील होते हैं, यह अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि इनकी शक्ति अधिक होती है और इनकी कम होती है, ठीक है। एरोमेटिक और एरोमेटिक की जो क्रियाशीलता होती है कम होती है, और एरोफेटिक की जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। और जो पांचवा हमारा दिया गया क्या, कि ये यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजनेशन और नाइट्रोजन तथा सल्फोनेशन और आदि सरलतापूर्वक यानी कि आसानी से करते हैं। और ये यौगिक जो होती है प्रायः इन अभिक्रियाओं को सरलतापूर्वक से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारा 5 पॉइंट अंतर लिख करके एरोमेटिक और एलिफेटिक में हमारा ये टॉपिक एंड्स होता है, ठीक है। और जो हमारा अगला टॉपिक क्या पूछा जाता है, देखो, दहन और श्वसन में अंतर, यानी कि श्वसन और दहन में अंतर होता है। देखो बाबू, ये आप लोगों के हर साल जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जरूर बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। कोई भी एग्जाम हो, कोई चाहे आप लोग का अर्धवार्षिक का हो या बोर्ड का हो या प्री बोर्ड का या कोई भी एग्जाम हो, और आप लोगों का मतलब पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में सभी जितना भी होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 4 से 6 नंबर आप लोग को ये दे सकते हैं, ठीक है। 4 से 6 नंबर कंप्लीट करा सकते हैं। देखो, श्वसन और दहन में अंतर, पहला पॉइंट इसमें श्वसन में लिखना होगा। क्या लिखना होगा, देखो, श्वसन में जो पहला हमारा पॉइंट होता है अंतर, कि यह जैविक नियंत्रण में होने वाली विशेष ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और यह जो होती है अनियंत्रित ऑक्सीकरण क्रिया होती है, यानी कि ये जैविक होती है या अनियंत्रित होती है, यानी कि इसका इनको कंट्रोल किया जा सकता है और इनको नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा इसमें होगा क्या, कि इसमें अधिकांश विमोचित ऊर्जा को धीरे धीरे यानी कि कई चरणों में, जैसे कि क्या होता है, विशेष पदार्थ एडेनोसिन ड्राइफॉस्फेट यानी कि एडीपी होता है, ठीक है। ड्राइफॉस्फेट एडीपी और एक एटीपी होता है, क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ड्राइफॉस्फेट अनुबंधित किया जाता है। इसमें ये हो जाएगा। जो इसमें दूसरा हो जाएगा क्या, दहन में दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा, इसमें संपूर्ण निर्मुक्त ऊर्जा यानी ऊर्जा प्रकाश यानी कि लाइट्स एवं उष्मा एवं यानी कि अथवा उष्मा हीट में परिकर्ण हो करके एक ही चरण में विकृत हो जाते हैं, यानी कि हो जाती है, यानी कि फैल जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा हो जाएगा। और जो तीसरा देखिए क्या है पॉइंट हमारा श्वसन में जो तीसरा पॉइंट है, कि इसमें एडीपी से एटीपी यानी कि एडीपी से यानी कि ड्राई से ट्राई
अणु बनते हैं जिनमें जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा संचित रहती है, अतः ये ऊर्जा सिक्के कहलाते हैं, यानी कि एनर्जी क्या कहलाते हैं, कॉइन कहलाते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो है इसमें इस जो इसमें हो जाएगा क्या, दहन, ये क्या है, दहन है ना, दहन में तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि इसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, संपूर्ण ऊर्जा बहुत कम समय में विकृत हो जाती है, ये तीसरा हो जाएगा। और जो चौथा हमारा हो जाएगा कि यह क्रिया सामान्य ताप पर कितना होती है, 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, और यह क्रिया उच्च ताप पर होती है, उच्च ताप पे यानी कि 100 डिग्री से अधिक होती है। ठीक है, उच्च ताप का मतलब यही होता है। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। और जो 5 वाला पॉइंट है हमारा कि यह क्रिया एंजाइम्स की सहायता से होती है, और दहन में क्या श्वसन जो होती है या एंजाइम्स की सहायता से होती है, जो दहन होती है वो एंजाइम्स की सहायता से नहीं होती है। ठीक है, ये वाला भी हमारा टॉपिक्स एंड होता है। ठीक है, और जो अगला टॉपिक हमारा क्या जाता है, रुधिर और लसिका में अंतर। देखो जितना भी बता रहे हैं ना बाबू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक से वीडियो के अंदर बने रहिएगा, धैर्य बना करके। देखो रुधिर और लसिका में अंतर, तीसरा जो हमारा पॉइंट है रुधिर और लसिका यानी कि ब्लड एंड लाइम्फ जो होता है। ठीक है, इसमें पहला जो आप लोगों का होता है क्या, देखिए कि यह गहरे लाल रंग की तरल संयोजी ऊतक होती है। क्या होती है, यह तरल संयोजी ऊतक होती है, यानी कि गहरे लाल रंग की। ठीक है, और यह रंगीन तरल ऊतक संयोजी ऊतक होती है, यानी कि इसमें रंग नहीं होता है। ठीक, और जो दूसरा इसमें पॉइंट लिखेगा कि दूसरा पॉइंट है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, और जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि आरबीसी जो पाया जाएगा तो हीमोग्लोबिन जाहिर सी बात है। ठीक है, और लसिका में जो होता है लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा रुधिर में कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, किसकी मतलब उसके अपेक्षाकृत किसकी, रुधिर की अपेक्षा कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। जो चौथा पॉइंट है क्या, देखिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वज्र पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, यानी कि CO2 जो होता है कम मात्रा में पाए जाते हैं, वज्र यानी कि अन्य पदार्थ जो होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लसिका में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चौथा हमारा पॉइंट हो जाएगा। और जो हमारा 5 वाला पॉइंट है, यानी कि पांचवा जो पॉइंट है इसमें डिफरेंस में रुधिर और लसिका में, कि इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन यानी कि O2 जो होता है वो कम मात्रा में पाई जाती है। और जो 6 वाला लास्ट पॉइंट होगा क्या, कि यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होती है, और जबकि ये लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में ऊतक द्रव्य यानी कि टिश्यू फ्लूइड की तरह भी रहता है। ठीक है, ये हमारा 6 पॉइंट हो जाएगा। ये भी हमारा देखिए जितना भी बता रहे हैं ना बाबू, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान पूर्वक से बता रहे हैं। और हाँ, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जितना भी ये क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए धमनियों तथा शिरा में, और हाँ आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम का चैनल वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर के वहीं पर सभी PDF अपलोड होता है, और वहीं पर जाकर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहीं पर PDF ये शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, धमनी तथा सिरा में बताना है, यानी कि धमनी और सिरा में जो अंतर होता है इसको बताना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो धमनी में जो पहला होता है, इनमें रुधिर हृदय के अंगों की ओर बहता है, और जबकि ये सिरा में जो होता है इनमें रुधिर अंगों की हृदय की ओर बहता है। ठीक है, ये रुधिर अंगों की ओर बहता है, और ये भी मतलब इनमें रुधिर अंगों की ओर बहता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर इसमें जो दूसरा पॉइंट होगा कि हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव यानी कि प्रेशर के साथ बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर का बहाव गति धीमे धीमे एक सी रहती है। ठीक है, वही नियंत्रित बनी रहती है। ठीक है, मतलब और फिर जो तीसरा इसमें हो जाएगा कि इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी एवं लचीली होती हैं, जबकि इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है। और जो चौथा पॉइंट हो जाएगा क्या, कि इनकी गुहा संकरी होती है, और जबकि इनकी जो होती है इनकी क्या हो जाएगी, गुहा चौड़ी होती है। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। और जो पांचवा है कि ये खाली होने पर नहीं पिचकती हैं, और जबकि ये खाली होने पर पिचक जाती है, यानी कि वो पतला हो जाती है। ठीक है, और जो हमारा 6 वाला पॉइंट है, देखिए कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, और इसमें जो होता है पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में अशुद्ध यानी कि ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। और फिर अगला जो है कि 7वां जो पॉइंट हमारा कि इनमें कपाट नहीं होता है, जबकि इसमें जो होता है इसके इनमें स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। जो 8वां और 9वां जो हमारा जितना भी पॉइंट बता रहे हैं ना, सभी को दिमाग में बैठा लीजिएगा, 4 ही पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिख कर आएंगे तो फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो 8वां हमारा पॉइंट है कि इनमें लाल रंग गुलाबी या
चटक लाल होता है, और जो इसमें होता है क्या होता है, इसमें जो 8वां पॉइंट होता है कि ये गहरे लाल व नीले बैगनी रंग का होता है। जबकि 9वां जो लास्ट पॉइंट है कि यह प्रायः त्वचा से दूर गहराई के स्थित होते हैं, और जबकि ये प्रायः त्वचा के समीप पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा रुधिर और लसिका धमनी और सिरा में ये अंतर भी लिख करके वेल कंप्लीट होता है। फिर हमारा आ जाता है स्वपरागण और परपरागण में अंतर, यानी कि सेल्फ पॉल्यूशन और आप लोगों का क्रॉस पॉल्यूशन। इसमें आप लोगों को सौ परागण यहाँ पर है, पर परागण यहाँ पर है। देखो पहला पॉइंट सौ परागण में क्या होगा, पहला पॉइंट जो हो जाएगा कि पुष्प का द्विलिंगिक होना आवश्यक होता है, जबकि इसमें पुष्प का द्विलिंगिक अथवा एक लिंगी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें पॉइंट हो जाएगा कि नर और मादा यानी कि पुमांग और जयांग एक साथ परिपक्व होने के आवश्यक है इसमें, किसमें, स्वपरागण में। और इसमें जबकि क्या होते हैं, अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और जो हमारा ये क्या हो जाएगा, अगला जो पॉइंट है, देखिए अगला जो तीसरा पॉइंट है स्वपरागण में कि पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार से स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, जबकि इनमें जो होता है कि अनेक प्रकार के पुंकेसर और जयांग भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, यह दूसरा हो जाएगा। और जो चौथा हमारा पॉइंट हो जाएगा, पुष्प प्रायः अनाकर्षक छोटे सुगंध रहित तथा मकरंद रहित होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, वायु परागृत पुष्पों को छोड़कर पुष्प प्रायः गंध युक्त आकर्षक यानी कि खिंचावदार होते हैं, बड़े अथवा छोटे समूह में व्यवस्थित होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट इसमें पांचवा वाला है कि कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं और कभी कभी खुलते नहीं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मटर हो जाता है यानी कि पी हो जाता है। और इसमें जो है यानी कि परपरागण में क्या है कि सभी पुष्प खुलते हैं और तथा अपने जननांगों के अनावरित होने देते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया। ठीक है, ये हमारा स्वपरागण और परपरागण में भी डिफरेंस लिख करके यानी कि अंतर लिख करके वेल कंप्लीट होता है। फिर हमारा आ जाता है क्या बाबू, अलैंगिक और लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल और एक सेक्सुअल या अनसेक्सुअल, मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आप लोग का देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा कि एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति करता है अलैंगिक जनन, और जो लैंगिक जनन होता है संतान की उत्पत्ति करने के लिए दो जनकों का यानी कि नर और मादा का आवश्यक होना होता, तभी लैंगिक जनन होगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें। और जो दूसरा है कि युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन करते हैं, जबकि युग्मकों के निर्माण के लिए आवश्यकता अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि निषेचन नहीं होता है इसमें, क्या अलैंगिक जनन में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि अकेले कैसे कोई फर्टिलाइजेशन कर सकता है, नहीं कर सकते ना। और इसमें जो लैंगिक जनन में होता है युग्मकों का संलयन, जिसे निषेचन कहते हैं, यानी कि होता है, क्या निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जो हमारा चौथा पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट है, देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं और आप लोगों को पॉइंट समझा रहे हैं ना, दिमाग में फीड कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ वहां से टेलीग्राम पर जा करके रोहित एकेडमी के टेलीग्राम पर हमारे मतलब जा करके वहां से आप लोग इस पीडीएफ को पा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अबाउट में भी इसका लिंक है। चौथा जो हमारा दिया गया है कि नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं, इसमें होते हैं अलैंगिक जन्म, और इसमें जो होते हैं संतति के लक्षणों के परिवर्तन पाया जाता है, और उनमें दो जनकों का गुण पाया जाता है, यानी कि वो माता पिता का पाया जाता है एक्स वाई का। ठीक है, एक्स का पाया जाता है, एक्स वाई का पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगला जो आ जाता है क्या आ जाता है, डीएनए और आरएनए में। डीएनए और आरएनए आप लोग को सर्वप्रथम बता देते हैं, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डिराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और जो आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है बाबू, फिर यहाँ पर देखो डीएनए में पहला पॉइंट जो हमारा है, जितना भी बता रहे हैं ध्यानपूर्वक से आप लोग समझिए कि क्या होता है कि यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है, इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और यह मुख्य रूप से क्या कोशिका, ये आरएनए क्या होता है, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है कि इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है, जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। और जो इसमें दूसरा हो जाएगा कि इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है जिस पर न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि इसके नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन और गायोनिन और साइटोसिन व थायमिन होता है, जबकि इसमें जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजनिक क्षार जो बेस होता है, यानी कि जो इसमें क्षारक पाए जाते हैं आरएनए में, कि इसके नाइट्रोजनिक क्षारक जो होता है एडेनिन होता है, गायोनिन होता है, साइटोसिन व यूरोसिल भी शामिल इसमें हो जाता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। जो चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा, चौथा कि इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोस
पाई जाती है, जबकि इसमें शर्करा राइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी कि शुगर पाई जाती है। ठीक है, और जो पांचवा हमारा पॉइंट है क्या है, देखिए पांचवा पॉइंट कि इसमें प्यूरिन्स व पिरामिडिन्स का अनुपात समान होता है, जबकि इसमें समान नहीं होता। दोनों का अनुपात यानी कि प्यूरिन्स जो होता है और पिरामिडिन्स जो होता है इसका समान नहीं होता, यानी कि बराबर इक्वल नहीं होता। ठीक है, जितना भी है आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। 6 वाला जो है देखिए आप लोग को 6 वाला जो हमारा है कि इसका संश्लेषणीकरण विकर डीएनए पॉलीमरेज होता है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज होता है, और जबकि इसका संश्लेषणकारी विकर आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, और जो 7वां हमारा है कि यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जबकि यदा कदा अनुवांशिक पदार्थ है, यह यदा कदा अनुवांशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूत का कार्य करता है, यानी कि इधर से उधर ले जाने का, बताने का, इंडेक्स करने का कार्य करता है। दूत का मतलब होता है इधर उधर का बात बताना। ठीक है, ये वाला भी हमारा आरएनए और डीएनए वाला भी अंतर लिख करके वेल कंप्लीट होता है। फिर अप्रभावी और प्रभावी, यानी कि ये वाला भी आप लोगों का है, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें आप लोग को देखिए बता दे रहे हैं क्या है कि इसमें प्रभावी में आप लोग का जो पहला पॉइंट है कि युग्म विकल्पी कारक को जीन्स, जैसे कि जीन्स में वह कारक जो अपने लक्षण के लिए दूसरे कारक के प्रभाव को प्रदर्शित होने से रोकते हैं उसे अप्रभावी कहते हैं, रोक देते हैं। फिर युग्म विकल्पी कारकों में वह कारक जो अपने लक्षण को प्रभावी कारक के रहते हुए प्रकट नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है, ये अप्रभावी हो जाता है। फिर ये दूसरा जो इसमें है कि एक लक्षण जैसे कि मटर के पौधे के लंबापन के विपरीत प्रभावों को वाले दो पौधों का संकरण करने का प्रथम संकर पीढ़ी क्या कहलाता है, F1 पीढ़ी, F1 में प्रदर्शित होने वाला कारक यानी कि जीन, जैसे मटर के पौधे का लंबा होना, और इसमें जो हो जाता है लक्षण के लिए प्रथम संकर पीढ़ी F1 में जो प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है उसका कारक क्या होता है, जीन अप्रभावी कहलाता है, जैसे मटर के पौधे का बौनापन। ये वाला हो जाएगा। तो यही आप लोग का दो ही पॉइंट है, प्रभावी और अप्रभावी, और समयुग्मजी युग्म जी और विषम युग्म जी, यानी कि इसमें आप लोगों का अंतर डिफरेंट बता दे रहे हैं। देखिए इसमें पहला लिखेगा कि किसी भी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारक यानी कि जीन फैक्टर एक जैसे अर्थात दोनों प्रभावी अथवा दोनों अप्रभावी होते हैं तो इस लक्षण को लिए पौधा व कोश का क्या कहलाता है, इक्वली युग्म सम का क्या कहलाता है, युग्म जी कहलाता है। ठीक है, और जो इसमें हो जाएगा किसी भी युग्म, इसमें जो पहला पॉइंट हो जाएगा किसी भी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारकों में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी हो तो लक्षण के लिए पौधा या कोश का विषम युग्मजी कहलाता है। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। और जो दूसरा इसमें पॉइंट है यहाँ पर यानी कि ये पहला पॉइंट हो गया, और जो दूसरा इसमें है कि यह लक्षण शुद्ध होता है, यानी कि यह लक्षण शुद्ध होता है, जबकि यह लक्षण क्या होता है, संकर होता है। ठीक है, यह वाला भी हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट जो आ जाता है ये भी देखो, इसमें भी ध्यान में बैठा लो बाबू, कोई छूट ना पाए, इसीलिए सभी को बता दे रहे हैं एक ही वीडियो में, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है, इसमें अंतर आप लोग इसको समझ लो बाबू। देखो इसमें खाद्य श्रृंखला में जो पहला पॉइंट होता है, यह एक सरल प्रकार की संरचना यानी कि सरल प्रकार की स्ट्रक्चर है जिसमें से आप लोगों का ऊर्जा का हस्तांतरण एक जीव से दूसरे जीव तक होता है। ये खाद्य श्रृंखला में पहला पॉइंट है। और जो खाद्य जाल में होता है कि खाद्य जाल में एक जटिल संरचना है, विभिन्न परिस्थितियों में क्या होता है, खाद्य श्रृंखलाएं क्या परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है। ठीक है, और जो दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, जबकि जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों में होकर से गुजरता है। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। और जो तीसरा इसमें पॉइंट हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः जीवों का संख्या कम होती है, जबकि इसमें जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह एक सरल खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। जो चौथा होगा कि इसमें उत्पादक उपभोक्ता तथा यानी कि उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता के बीच संबंध की सीधी कड़ी के रूप में होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादक और उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता के बीच संबंध के जाल के रूप में होता है। ठीक है, यह हमारा भी इसमें भी 4 पॉइंट थे, ये वाला भी अंतर हमारा लिख करके वेल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखो ये आप लोगों को सीरियल वाइज जितने भी थे, यानी कि आप लोगों को जितने भी क्लास 10th के साइंस में यानी कि विज्ञान में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन थे ये अंतर से रिलेटेड, उसको आप लोगों को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया एंड समझा दिया। देखिए आप लोगों को सभी बता दिया, आप प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर आप लोग को बता दिया, अलैंगिक और लैंगिक जन्म देखिए आसान शब्दों में बताया ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या का सामना ना करना पड़े। और स्वपरागण और परपरागण में भी अंतर आप लोगों को बता दिए, धमनी व शिरा में भी आप लोगों को
अंतर बता दिए, और रुधिर और लसिका में भी आप लोग को डिफरेंस बता दिए, ठीक है। और आप लोग का ये जो है क्या कहते हैं दहन और श्वसन में भी अंतर बता दिए, ठीक है। और जो हमारा एरोमेटिक और एलोफेटिक वाला अंतर था उसको भी आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया, ठीक है। तो इतना ही आप लोग को क्लास 10th के साइंस में इतना ही डिफरेंस पूछे जाते हैं हर साल, मतलब इतने ही पूछे जाते हैं, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं पूछा जाता अंतर के रूप में, यानी कि डिफरेंस जो अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतना ही पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया, समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग इस वीडियो को बाबू क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग इस किसी भी नोट्स का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर ये PDF अपलोड इसका भी मतलब सभी PDF कोई भी सूचना होती है तो वहीं पर सेंड किया जाता है। और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।